हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस चर्चा के अंदर आप तमाम साथियों का स्वागत करते हैं और आप तमाम साथियों का स्वागत करते हुए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। और इससे पहले वाली चर्चा के अंदर हमने समाजवाद के वैश्विक कंपोनेंट के ऊपर आधारभूत सिद्धांतों के पे बात कर ली है। हालांकि पिछले वीडियो के अंदर जो समाजवाद के बारे में जो हमारी चर्चा वो पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए समाजवाद की आगे की चर्चा को पूरा करने के लिए या उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए क्या है, आज की इस चर्चा के अंदर हम क्या है, जो पहले से हमारी वीडियो एक समाजवाद के ऊपर है उसके अंदर समाजवाद के बारे में जो चीज़ें हमसे छूट गई है, आज की चर्चा के अंदर क्या है, उन सभी बातों को क्या हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि समाजवाद के अंदर पिछले कल की चर्चा के अंदर हमने बहुत ही बेसिक कंपोनेंट या समाजवाद को समझने की कोशिश की। यदि थोड़ा सा समाजवाद को आज की चर्चा के अंदर हम टच करने की कोशिश करें तो समाजवाद अपने आप में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एक दर्शन और एक सिद्धांत है जो कि इस बात का हिमायती मुख्य तौर से रहता है कि उत्पादन के संसाधनों के ऊपर क्या है, व्यक्ति का निजी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जो समाजवाद है ये व्यक्तिवाद के भी खिलाफ और पूंजीवाद के भी खिलाफ है, जो इस बात का वकालत करता है कि समाज के अंदर गरीब और अमीरी के बीच जो खाई है वो क्या ना होनी चाहिए। मतलब किसी भी तरह की अमीरी और गरीबी के बीच जो गैप है उसको खत्म करने की बात करता है। हालांकि जो समाजवाद है, पिछले कल की चर्चा के अंदर हमने ये भी जाना कि समाजवाद के भी अलग अलग रूप है, ठीक है, जिन रूपों की पिछले कल भी हमने चर्चा की। आज की इस चर्चा के अंदर क्या हमने फेबियन समाजवाद के बारे में बात करेंगे, जिसको हम क्या समूहवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं, ठीक है। जो ये लोकतांत्रिक समाजवाद या फेबियनवाद समाजवाद है ये ब्रिटेन से शुरू हुआ और ब्रिटेन के जो फेबियन समाजवाद है इसका जो नाम है, एक रोम के जो सैनिक थे फेबियस कंकेटर के नाम पर इसका जो नाम है वो फेबियन समाजवाद पड़ा, ठीक है, जिसने युद्ध में क्रमिक तरीकों का प्रयोग किया था। और इंग्लैंड की जो फेबियन समाजवादियों में जो बर्नार्ड शॉ थे, H.G. वेल्स थे या एनी बेसेंट थे, ग्राहम वालास थे, एम रिचर्ड जो टोनी थे, वे क्या फेबियन समाजवादियों के बहुत बड़े सपोर्टर रहे या फिलोसफर रहे। फेबियन जो समाजवाद है ये ब्रिटेन की बुद्धिजीवियों की देन है, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसके अनुसार क्या है, जो क्रमिक मतलब ग्रेजुअली जो लगातार क्या है शांतिपूर्ण व संवैधानिक व लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद की जो प्राप्ति है उसको संभव बनाने का काम करते हैं। यह फेबियन समाजवाद जो कि इंग्लैंड के एक बुद्धिजीवियों की देन है या इंटेलेक्चुअल की एक महत्वपूर्ण देन रही है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, जो फेबियन समाजवाद है ये समाज के अंदर जो विषमता है उसको दूर करने की बात करता है। समाज के अंदर जो विषमता है वह रेस के आधार पर ब्रिटेन के अंदर थी या इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर थी। फेबियन जो समाजवाद है इस तरह की जो इक्वलिटी है उसको दूर करने की या इस तरह की जो विषमता है उसको खत्म करने की बात करता है। इसके साथ साथ जो फेबियन समाजवादी है वह भूमि व पूंजी पर राज्य का जो सामूहिक नियंत्रण का क्या है होना चाहिए या सामूहिक नियंत्रण के क्या ये समर्थक है। इसके जो अनुसार जो फेबियन समाजवादी है उन्होंने क्या वस्तुओं का जो उत्पादन है वह जो वितरण है वह क्या है सामूहिक हित के लिए होना चाहिए, ना कि निजी लाभ के लिए। फेबियनवादियों का यह मानना है कि समाज के अंदर क्या उत्पादन के जो संसाधन है उससे जो भी बेनिफिट होता है, जो भी उससे लाभ होता है, उससे क्या सिर्फ एक व्यक्ति या एक संस्था का लाभ नहीं होना चाहिए बल्कि संपूर्ण समाज का लाभ उससे होना चाहिए, ऐसा क्या उनका मानना रहा है। इसी के साथ जो एक महत्वपूर्ण फिलोसफर हुए लेडलर ने भी जो फेबियन समाजवाद है उसकी कुछ विशेषताओं को क्या है उनको व्यक्त करने का काम किया। जो मेन फीचर्स लेडलर के द्वारा बताई गई थी उनमें से क्या है, जो पूंजीवाद से क्या है समाजवाद की संक्रमण एक क्रमिक प्रक्रिया की। जो पूंजीवाद से क्या है, पूंजीवाद जहाँ पे उत्पादन के संसाधनों पर पूरी तरह से क्या है व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होता है, पूंजीवाद के अंदर क्या है व्यक्तिवाद होता है, जिसके अंदर क्या है जो राज्य का जो काम होता है पुलिस कार्य होता है। राज्य ने सिर्फ अपने राज्य के अंदर क्या है कानून और व्यवस्था बनाए रखना है और इकोनॉमिक फील्ड के अंदर क्या राज्य ने लेजी फेयर की नीति अपनानी है, मतलब हस्तक्षेप की नीति अपनानी है। हस्तक्षेप की नीति का मतलब होता है कि राज्य ने इकोनॉमिक फील्ड के अंदर किसी भी तरह का जो इंटरफेयर है, किसी भी तरह का जो हस्तक्षेप है उसको करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
सेकंड कह रहे लेडलर कि उद्योगों पर जो समुदाय का नियंत्रण या राज्य का नियंत्रण शांतिपूर्ण रूप से होना चाहिए, ठीक है। जबकि जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स तो बिल्कुल ऑपोजिट थे। कार्ल मार्क्स तो ये कह रहे हैं कि जो श्रमिकों ने क्या है डिक्टेटरशिप करनी है, श्रमिकों ने क्या है क्रांति के थ्रू क्या है जो पूंजीपति वर्ग है, जो शासक वर्ग है, उसको क्या सत्ता से बाहर खदेड़ना है। और जो फेबियन समाजवादी थे वे मध्यम वर्ग के जो प्रशासन है उसका प्रयोग करते हुए वे क्या एक नई तरह की जो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयत्न करते। जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग के द्वारा शासन करने के लिए क्या है एक नए तरह की जो प्रक्रिया उसको संचालित करने का जो काम है वह फेबियनवादियों के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो समाजवाद की जो प्राप्ति है वह समुदाय में या समाजवादी आदर्शों की जो प्राप्ति है वह चेतना जागृत करके ही प्राप्त हो सकती है, ऐसा फेबियनवादियों का मानना रहा है। इसके साथ जो फेबियन समाजवादियों ने क्या है मूल्यों के श्रम सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया, जो कि कार्ल मार्क्स का महत्वपूर्ण सिद्धांत था, ठीक है। सरप्लस वैल्यू की जो बात कार्ल मार्क्स करता है उस सिद्धांत को क्या है कि जो फेबियनवादियों ने क्या उसको नकारने का काम किया। परंतु समाज के जो फेबियनवादियों का यह मानना था कि समाज के जो मूल्यों का जो निर्माण है वह समुदाय के द्वारा होता है और इन मूल्यों से जो प्राप्त लाभ है उस पर भी समुदाय का ही नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। और खास करके जब ब्रिटेन के अंदर हम देखते हैं, ब्रिटेन के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है जो लेबर पार्टी 1945 के अंदर सत्ता के अंदर आती है, जिसके जो प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये भी जो प्रधानमंत्री थे या लेबर जो पार्टी थी वह फेबियन समाजवादी मान्यताओं को व्यवहारिक रूप के अंदर ब्रिटेन के अंदर लागू कराने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील थी या काफ़ी उतारू थी, ठीक है। इसके साथ साथ जो फेबियन समाजवादी रहे जेएस मिल के अंदर या हेनरी जॉर्ज से भी काफ़ी प्रभावित थे फेबियन समाजवादी, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के अंदर क्या जो फेबियन समाजवाद है वह भी अपनाया गया था, क्योंकि भारत के जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो क्या मिक्स्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट हुआ भारत के अंदर अपनाया गया था, जिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या है कैपिटलिस्ट के भी अच्छे फीचर्स को लिया गया था और सोशलिस्ट के भी अच्छे फीचर्स को लेने का जो काम है वह भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर किया गया था। इसलिए यदि भारत के व्यवस्था को हमने देखना आर्थिक क्षेत्र के अंदर तो इसको फेबियन समाजवाद से भी हम जोड़ के देख सकते हैं, जिससे कि क्या है भारत के अंदर क्या है समाज का समाजवादी ढांचा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है संशोधनवादी या विकासवादी समाजवाद। विकासवाद का मतलब है कि धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत क्या है जो समाजवाद है आज की स्तर तक पहुंचा हुआ कि विकास का परिणाम है। इसके अंदर क्या बर्नस्टीन होते हैं, बर्नस्टीन ने जो कार्ल मार्क्स की मूल मान्यताओं के अंदर क्या उसको संशोधन करने का काम किया, कार्ल मार्क्स से मूल मान्यताओं के अंदर क्या उसने अमेंडमेंट करने का काम किया। बर्नस्टीन क्या कह रहा है कि समाजवाद की जो प्राप्ति है वह शांतिपूर्ण तरीके से होगी, क्रमिक रूप से होगी मतलब धीरे धीरे होगी और संवैधानिक ढंग से हो सकती, मतलब कानूनों का पालन करके या राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए या राज्य के द्वारा श्रमिक वर्ग के हित के लिए जो वेलफेयर पॉलिसीज अपनाई है उसके माध्यम से ही जो एक विकासवादी समाजवाद है उसकी प्राप्ति हो सकती है। समाजवाद की जो प्राप्ति के लिए हमें वर्गीय संघर्ष या क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा विकासवादी समाजवादी या संशोधनवादी समाजवादियों का मानना रहा है, जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों से बिल्कुल उलट रहा है। इसके साथ साथ जो विकासवादी जो समाजवादी है या संशोधनवादी जो समाजवादी है उन्होंने कार्ल मार्क्स के कुछ जो मान्यताएं थी इनकी जो बेसिक टेनेंट्स थी उसको भी बदलने की बात की, जिसके अनुसार क्या पहले के अनुसार क्या है कि ये जो मतलब क्रमिक समाजवाद था ये पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा क्या है पूंजीवाद के अंतर्विरोध को ही समाप्त करना चाहता था, ठीक है। कि जो फर्स्ट उन्होंने कार्ल मार्क्स के विचारों के अंदर इस बात का परिवर्तन किया कि ये पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जो पूंजीवाद के अंदर अंतर्विरोध है उसको क्या समाधान करने की वो कोशिश करता था। नेक्स्ट हुए क्या उन्होंने बेसिक अमेंडमेंट किया कि पूंजीवाद प्रभावी होने के कारण क्या है जो सर्वहारा वर्ग की जो स्थिति है उसकी जो कंडीशन है वो क्या है बेहतर हुई, जबकि कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जिन जिन देशों के अंदर जो औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रक्रिया जितनी तेजी से आगे बढ़ेगी उन देशों के अंदर जो श्रमिक वर्ग है उसकी जो स्थिति है वो बदतर होती जाएंगी और ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है श्रमिक वर्ग के अंदर क्या है एक चेतना का विकास होगा और उस चेतना के विकास के द्वारा क्या है जो श्रमिक वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्या विद्रोह करेगा और क्रांति करके शासन के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करेगा। परंतु फेबियन
विकासवादी समाजवादियों का ये मानना है, या खासकर विकासवादी समाजवादियों का ये मानना है, सॉरी, कि ये पूंजीवाद के आने से क्या है, जो कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि जो श्रमिकों की जो स्थिति वो और खराब होने वाली है, ऐसा नहीं है। श्रमिकों की स्थिति क्या है, पूंजीवाद के आने से सुधरी है। नेक्स्ट वे क्या कह रहे हैं कि जिन देशों के अंदर जो पूंजीवाद का सर्वाधिक विकास हुआ है, उन देशों के अंदर क्या है, जो मध्यम वर्ग की जो स्थिति है वो काफी शक्तिशाली हो गई। ये भी जो कार्ल मार्क्स के विचारों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि कार्ल मार्क्स तो ये कह रहा था कि जैसे जैसे पूरी दुनिया के अंदर या जिन देशों के अंदर कैपिटलिस्ट या पूंजीवाद आगे बढ़ेगा, उन देशों के अंदर क्या होगा कि जो पूंजीवाद है वो स्वयं अपने अंतर्विरोध के अंदर क्या है, वह भस्म हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। क्योंकि पूंजीवाद के अंदर या व्यक्तिवाद के अंदर क्या होता है कि कंपटीशन का दौर होता है, और उस कंपटीशन के दौर के अंदर जो छोटे छोटे उद्योगपति है या छोटे छोटे जो कारोबारी है, वे बड़े कारोबारी के सामने या बड़े पूंजीपतियों के सामने वे अपने को नहीं टिका पाएंगे। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा, जो बड़ा पूंजीपति है, जो बड़ा उद्योगपति है, जो बड़ा बिजनेस हाउस है, वो छोटे बिजनेस हाउस को या छोटे कारोबारियों को क्या है, अपने में मिला लेगा। और वो होगा क्या, उससे क्या है, जो तो पूंजीपतियों की संख्या वो तो लिमिट हो जाएंगी, और जो सर्वहारा वर्ग की जो स्थिति है, मेहनत कश की जो स्थिति है, मजदूरों की जो स्थिति है, ऐसे व्यक्ति जो कि मैं अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए क्या है, अपना श्रम बेचता है, उन लोगों की जो संख्या कोई बहुत अधिक हो जाएंगी। ठीक है, और उनका ये मानना राय है विकासवादियों का कि जो कार्ल मार्क्स का ये विचार कि पूंजीवाद के आने से श्रमिक वर्ग के अंदर क्या है, एक क्रांतिकारी चेतना का विकास होगा, आज ऐसा भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सोवियत संघ के अंदर समाजवादी जो क्रांति हुई उसकी परिस्थितियां अलग थी, कि लेनिन के द्वारा जिस तरह से क्या किसानों को भी क्या है एक क्रांति का अगुआ दस्ता बनाया गया था, या क्रांति की जो रणनीति तय की गई थी वो एक अलग तरह की व्यवस्था थी। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं श्रम संघवाद। ठीक है, श्रम संघवाद, जो संघवाद है, ये जो शब्द है या ये जो विचार है, अपने आप में श्रम फ्रांसीसी श्रमिक आंदोलन का एक भाग माना जाता है। ठीक है, और फ्रांसीसी जो श्रम आंदोलन वहाँ पे रहा, मतलब फ्रेंच के अंदर जो लेबर मूवमेंट रहा, उसको क्या है, श्रम संघवाद के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो एक नई तरह की जो धारणा कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया, वह श्रम संघवाद के रूप में हमारे सामने आया। इसके जो मुख्य नेता थे वो जॉर्ज सोरेल थे, और जो श्रम संघवादी है वे मार्क्स के राजनीतिक कार्यक्रमों के तो कटु आलोचक थे, परंतु उनकी जो क्रांतिकारी जो रणनीति थी, जिस क्रांतिकारी रणनीति के तहत कार्ल मार्क्स ये कहता था कि इस प्रक्रिया के तहत ही राज्य को खात्मा किया जा सकता है, और जब राज्य का खात्मा होगा तो मजदूरों ने किस तरह से राज्य के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करना है, और जब मजदूरों का जो कंट्रोल है वह राज्य के ऊपर हो जाएगा, उसके बाद क्या है, उन्होंने कुछ एक समय तक क्या है डिक्टेटरशिप के रूप में अपनी भूमिका को निभाना है। और डिक्टेटरशिप के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका को तब तक निभाना है जब तक कि जो पूंजीपति वर्ग है, बड़े भूमि वाला जो मालिक है, उसका खात्मा नहीं होता है। इस बात के वो क्या हुआ है, समर्थक रहे। कुछ विचारकों ने क्या है, जो श्रम संघवाद को क्या है, अराजकतावाद व मार्क्सवाद का शिशु भी कह दिया। अराजकतावाद और मार्क्सवाद भी ये जो राज्य के खात्मे की बात करते हैं, जिसके अनुसार क्या है, समाजवाद की जो प्राप्ति है वो ट्रेड यूनियन के द्वारा ही संभव है। ठीक है, श्रम संघवाद का जो फ्रांसीसी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन हमारे लिए रही, या जिसके जो मुख्य नेता जॉर्ज सोरेल रहे, उनका ये मानना था कि ट्रेड यूनियन के तहत ही जो समाजवाद का जो रास्ता है उसको प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे इस बात को हमने ध्यान रखना है कि जो ये ट्रेड यूनियन है, ये जो काम करेंगे वो संवैधानिक रूप से काम करेंगे, ये संवैधानिक कार्य करेंगे। संवैधानिक कार्य से बाहर कोई भी जो गतिविधि है, वो इलीगल जो एक्टिविटीज है उसको करने से वो परहेज करेंगे। ठीक है, और जोड़ने क्या है, जो श्रम संघवाद को क्या है परिभाषित करते हुए तो ये तक कहा कि ये एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत है जिसमें नए समाज के निर्माण का जो आधार है वो ट्रेड यूनियन है। ठीक है, सीएम जोड़ ये कह रहे हैं। और जो श्रम संघवाद के अनुसार क्या है, जो समाजवाद की जो यदि हमने प्राप्ति करनी हो, कुछ एक जो तरीके हैं वो श्रम संघवादियों के द्वारा सुझाए गए, जिसका हम अभी जिक्र कर लेते हैं। श्रम संघवाद ये मानते हैं कि जो राज्य है वो बुर्जुआ और मध्यम वर्गीय जो संस्था है, ये है राज्य। राज्य क्या है, एक बुर्जुआ वर्ग है और एक मध्यम वर्गीय संस्था है, और ये जो मूलता है पूंजीपतियों का एक शोषण का
यंत्र है। और राज्य क्या है, जैसे कार्ल मार्क्स कहता कि राज्य तो एक एक्सप्लोटेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है। और एक्सप्लोटेशन का इंस्ट्रूमेंट किस लिए बनाया है? उन लोगों के लिए बनाया है जो अपनी मेहनत बेचता है, जो कि श्रम करता है और जो कि मेहनत कश अवाम है, उनके ऊपर क्या शासन करने के लिए पूंजीपतियों ने एक व्यवस्था बना रखी है, जिस व्यवस्था को नाम दिया जाता है राज्य। इसलिए राज्य के विनाश के पश्चात ही जो समाजवाद की जो प्राप्ति वह संभव होंगी, ऐसा क्या है, श्रम संघवाद का भी मानना रहा है। परंतु इसके साथ साथ जो लोकतांत्रिक माध्यमों के द्वारा क्या है, जो समाजवाद की प्राप्ति है वह संभव नहीं है, ये कह रहे श्रम संघवाद, जो फ्रांसीसी लेबर मूवमेंट की एक महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए रही। इसके साथ साथ जो भविष्य का जो समाजवाद का जो मूल आधार होगा वह क्या है, ट्रेड यूनियन के द्वारा ही निर्मित होगा। और जो ट्रेड यूनियन है वह राज्य के स्थान पे कार्य करेंगे। जिस तरह से राज्य कार्य करता है उसी तरह के जो कार्य वो ट्रेड यूनियन के द्वारा किए जाएंगे। और ट्रेड यूनियन के द्वारा क्या है, मेहनत कश आवाम के हित के अंदर या मजदूरों के हित के अंदर ही शासन किया जाएगा। हेलोवेल क्या कह रहा है श्रम संघवाद के अंदर, कि जो श्रम संघवादी है वह समाजवाद के अंदर क्या है, वर्ग संघर्ष की जो संकल्पना है उसको क्या हुआ है, केंद्रीय है। और वर्गीय जो सुदृढ़ता है उसको बनाए रखने के लिए क्या हुआ है, राजनीतिक दलों व संसद के अंदर क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, अविश्वास रखते हैं। उनका ना तो संसद के अंदर विश्वास है और ना ही राजनीतिक दलों के अंदर विश्वास है, क्योंकि श्रम संघवाद का ये मानना है जो संसदीय शासन प्रणाली है या जो सरकारें है या जो आपका राजनीतिक दल है, ये दरअसल के अंदर क्या है, पूंजीपतियों के हाथों के अंदर के कठपुतली की तरह होती है। और जो पूंजीपति वर्ग है, जो शासक वर्ग है, जो पैसे वाला है, वह कभी भी सरकारों को बनाता है, सरकारों को कभी भी खरीदता है, किसी भी राजनीतिक दल को खड़ा कर सकता है, किसी भी राजनीतिक दल को क्या है, खरीद सकता है। इस बात की जो कठोर रूप से जो आलोचना करने का जो काम है वह श्रम संघवाद के द्वारा यहाँ पे किया गया, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो श्रम संघवादी क्या है, जो क्रांति का जो इनका तरीका है वह क्या है, मार्क्सवाद से अलग है। ये बात महत्वपूर्ण है। श्रम संघवाद के जो अनुसार है, पूंजीवादी जो व्यवस्था है वह क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर हमें क्या, निरंतर आक्रमण करना होगा, निरंतर अटैक करना होगा। इसलिए क्या है, ये जो श्रम संघवादी है ये भी जोड़ तोड़ फोड़ के अंदर, वायलेंस के अंदर क्या है, हिंसा के अंदर क्या है, वो क्या विश्वास रखते हैं। और वे ये बोलते हैं तथा जो हिंसा है वह जरूरी ही नहीं बल्कि नैतिक भी है। क्योंकि यदि हमने क्या है, पूंजीवाद को खत्म करना है, यदि हमने व्यक्तिवाद को खत्म करना है, यदि हमने शोषणकारी व्यवस्था को खत्म करना है, यदि हमने समाज के अंदर या राज्य के अंदर ऐसी व्यवस्था को इजाद करना है जो व्यवस्था क्या समानता पर आधारित हो, जिस व्यवस्था के अंदर इंसान को इंसान समझा जाए, जिस व्यवस्था के अंदर इंसान की गरिमा को पूर्ण रूप से समान मिले, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या हमें पूंजीवाद का जो खात्मा है वह हिंसक तरीकों से भी करना होगा। इसलिए क्या है, ये आवश्यक नहीं बल्कि हमारा नैतिक क्या है, कर्तव्य भी है। ऐसा क्या श्रम संघवादियों का मानना है। और ये भी बोलते हैं कि यदि हमने क्या जनरल स्ट्राइक्स करनी है, आम हड़तालें करनी है, जिन आम हड़तालों के द्वारा क्या है, हम क्या है, जो ये पूंजीवाद के जो अंत की बात है वह संभव हो सकती है, ऐसा इनका मानना रहा है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं गिल्ड समाजवाद या औद्योगिक लोकतंत्र विषय हम कहते हैं। गिल्ड जो समाजवाद है ये दरअसल इंग्लैंड की समाजवादी एक विचारधारा है, ठीक है। और रॉस्को के अनुसार, रॉस्को क्या बोल रहा है कि जो गिल्ड समाजवाद है ये अंग्रेजी फेबियनवाद व फ्रांसीसी श्रम संघवाद का बौद्धिक शिशु है, ठीक है। ये भी एक इंटेलेक्चुअल बच्चा है। ये राज्य की समाप्ति का समर्थक तो नहीं है, परंतु जैसा श्रम संघवादी ये मानते हैं कि बल्कि ये राज्य को विकेंद्रित करने के समर्थक है। ये जो आपका गिल्ड समाजवाद है जो इंग्लैंड के अंदर था, वह इस बात की वकालत तो नहीं करता कि राज्य खत्म होना चाहिए, परंतु इस बात की वकालत वह जरूर करता है कि जो शक्तियों का क्या डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, शक्तियों का क्या है, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एकीकृत नहीं होना चाहिए, बल्कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसके साथ साथ वह ये भी बात करता है कि जो राज्य का जो नियंत्रण है वह क्या, राज्य का नियंत्रण क्या है, आर्थिक गतिविधियों पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। राज्य का नियंत्रण किसके ऊपर नहीं होना चाहिए, आर्थिक गतिविधियों पर नहीं होना चाहिए। जैसा कि फेबियन जो समाजवादी है वह भी ये मानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का क्या है, गिल्ड का नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ इसके जो महत्वपूर्ण जो मान्यताकार है या फिलोसफर है जिसके अंदर क्या है, एजे पेंटी मुख्य है, तथा
इसे लोकप्रिय जो बनाने का जो श्रेय है गिल्ड सोशलिज्म को क्या है, GDH कोल को दिया जाता है। और GDH जो कोल है, उन्होंने गिल्ड समाजवाद की क्या कुछ एक जो फीचर्स है उसको आइडेंटिफाई करने का काम किया है, चिन्हित करने का काम किया है। जो कुछ एक जो इसके जो फीचर्स है वो क्या कुछ एक फीचर्स है जिसका हम जिक्र कर लेते हैं। गिल्ड जो समाजवाद है ये पूंजीवादी व्यवस्था को क्या है मजदूरी पद्धति का लाभ निर्माण के क्या है बहुत बड़े क्रिटिसाइजर रहे, आलोचक रहे। जो गिल्ड समाजवाद है वो राज्य ये बोलते हैं कि राज्य क्या है समुदायों का समुदाय है और राज्य अपने आप में एकमात्र समुदाय नहीं है। ऐसा नहीं कि राज्य अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, राज्य बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का के ऊपर क्या है एक इंस्टीट्यूशन है। इसके साथ साथ क्या है गिल्ड समाजवादी ये भी कह रहे हैं कि उत्पादन पर जो नियंत्रण है वह गिल्ड का होना चाहिए तथा उद्योगों पर गिल्ड का जो शासन है वह होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है गिल्ड समाजवादी ये बोल रहे हैं कि जो मजदूरों को जो मेहनताना दिया जाता है वो मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उनको क्या है वेतन मिलना चाहिए, उनको क्या है सैलरी मिलनी चाहिए। क्योंकि जो मजदूरी है वो नैतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बुरी है। क्योंकि क्या है जो मजदूरी है ये दास प्रथा का सिंबल है, ये क्या दास प्रथा का प्रतीक है जो कि मानसिकता गुलामी का क्या है निर्माण करती है। ठीक है, और इससे जो मजदूरों की जो सृजनात्मक जो क्षमता है उसका भी पतन होता है। CM जो जोड़ क्या कह रहे हैं कि जो गिल्ड समाजवाद है वो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है। ठीक है, और इन्होंने प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का भी समर्थन किया जिसके अनुसार क्या है हितों का क्या होना चाहिए प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ना कि व्यक्तियों का नहीं। इनके अनुसार क्या है कि भविष्य में जो राज्य के स्थान पर क्या है कंप्यूटर या समुदाय की क्या है स्थापना होगी। यह समाजवाद की प्राप्ति के लिए क्या है हिंसा को अस्वीकार करते हैं तथा संसदीय मार्ग के पूर्ण रूप से क्या है ये भी समर्थक नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बाजारवादी समाजवादी या 20वीं सदी का समाजवाद। 20वीं सदी के समाजवाद की यदि हम बात करें तो इसका जो उदय इसका जो जन्म है दरअसल के अंदर 1990 के अंदर जो फ्रांसीसी फुकुयामा की जो एक महत्वपूर्ण जो रचना दी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1990 के दशक के अंदर क्या है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो बाइपोलर जो सिस्टम था वो कोलैप्स होने की कगार पे था, या द्विध्रुवीय जो व्यवस्था थी जहाँ पे एक तरफ सोवियत संघ था दूसरी तरफ अमेरिका था और दोनों जो महाशक्तियाँ हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है उनके पीछे एक नए तरह का युद्ध चल रहा था जिसको क्या कोल्ड वॉर के नाम से हम जानते हैं या शीत युद्ध के नाम से इनको जानते हैं। परंतु बहुत सारी परिस्थितियों के कारण क्या है जो सोवियत जो संघ है USSR है वे अमेरिका के मुकाबले अपने आप को क्या है आर्थिक रूप से शक्तिशाली नहीं रख पाया, जिस कारण क्या है 1991 के अंदर क्या सोवियत संघ का क्या विघटन हो गया और इसका जो विघटन होने की वजह से सोवियत संघ के क्या है छोटे बड़े क्या है 15 गणराज्य बने और इन 15 गणराज्यों ने क्या है अपने राज्यों के अंदर अपने शासन के अंदर क्या है व्यक्तिवाद या उदारवाद क्या है पूंजीवाद या उदारवाद लोकतंत्र को क्या है अपना लिया था। और ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है फ्रांसीसी फुकुयामा ने एक किताब लिखी थी दी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जिसके अंदर फ्रांसीसी फुकुयामा ने इस बात की वकालत की एडवोकेसी की कि एक सीमा के अंदर क्या है जो समाजवाद की जो विचारधारा है उसका क्या है मतलब समाप्ति हो चुकी है या वो थम चुकी है और एक स्तर के अंदर क्या है जो उदारवादी जो विचारधारा है जो व्यक्तिवाद की जो विचारधारा है जो पूंजीवाद की जो विचारधारा है उसकी क्या है सर्वमान्य क्या है विजय प्राप्त हो चुकी है, ऐसा उनका मानना रहा है। ठीक है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि उदारवाद की क्या है अपने आप में अब विजय हो चुकी है और जिसका मतलब ये मतलब है कि अब जो समाजवाद जो विचारधारा है वो क्या है एक स्तर तक क्या है ठहर चुकी है समाप्त हो चुकी, क्योंकि जो पूर्वी यूरोपीय जो देशों के अंदर क्या है जो समाजवादी व्यवस्था है उसका क्या विघटन हो गया था और जो समाजवादी जो राज्य थे उनका भी क्या पतन हो गया था। यदि चीन और वियतनाम की हम बात करें क्योंकि चीन के अंदर भी 1949 के अंदर क्या माओ से तुंग के नेतृत्व के अंदर और कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित किया है और सोवियत संघ की मदद से क्या है एक मार्क्सवादी क्रांति हुई जो कि एक समाजवादी ढांचे के आधारित थी। परंतु जो ये वियतनाम और चीन है उन्होंने भी एक परिस्थिति के अंदर क्या है जो अपनी अर्थव्यवस्था उसको क्या है उदारीकृत करने का काम किया, ताकि उन्होंने यदि वर्ल्ड के साथ क्या है कंपिटिटर बनना था, उन्होंने अमेरिका को के साथ कंपिटिटर बनना था तो ये लाजमी था कि उन्होंने भी अपनी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी उसको क्या लिबरलाइज करना था। और इसके साथ साथ जो ये इनकी
केंद्रीकृत जो नियोजन थी वह आधारित थी। आर्थिक प्रणाली क्या है वह अपने आप में क्या है असफल सिद्ध हुई। पूर्वी जो साम्यवादी देशों के अंदर क्या है उन्होंने भी क्या बाजारवादी व्यवस्था को अपना लिया था। और चीन के अंदर जो डेंग शियाओपिंग ने भी क्या है वर्ष 1978 के अंदर क्या है चीन के अंदर क्या है बाजारवाद समाजवाद को लागू करने की बात की थी, जिसके अंदर क्या है उन्होंने चीनी अर्थव्यवस्था का क्या है आधुनिकीकरण पर बल दिया। और चीन के अंदर क्या जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को क्या है आकर्षित करने का काम किया, तथा पूंजीवादी देशों के साथ क्या है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या उसने महत्वपूर्ण जो कदम है चीन के अंदर क्या है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए जो कदम उठाए जा सकते थे उनको उठाने की क्या है उसने काम किया। इसके साथ साथ क्या है जो राज्य के अंतर्गत जो बाजारवादी जो व्यवस्था को क्या है उसको अपनाया गया था। और उत्पादन के क्षेत्रों के अंदर क्या है निजी जो कार्य को क्या है करने की अनुमति दी गई थी, परंतु जो वितरण के जो क्षेत्र थे उसके अंदर राज्य का नियंत्रण बना रहा। ठीक है, इसलिए जो चीन के अंदर क्या है बाजारवाद के जो साधन को क्या है समाजवाद का साधन माना गया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें कि 1980 के दशक के अंदर जिस हिसाब से अमेरिका के अंदर जो कंप्यूटर क्रांति या कंप्यूटर रेवोल्यूशन हो रही थी, तो दूसरी तरफ जो बाइपोलर सिस्टम के अंदर क्या है जो सोवियत संघ था वह आर्थिक रूप से लगातार संकटग्रस्त हो रहा था, जिसका परिणाम ये निकला कि 1985 के अंदर क्या सोवियत संघ ने भी क्या है निजीकरण और उदारीकरण ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका की जो नीति है वह मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा अपनाई गई थी। और वर्तमान भूमंडली के कारण क्या है युग के अंदर क्या है अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी देशों ने भी बाजारवादी जो व्यवस्था है उसको अपना लिया है। यहाँ पे ये बात हमने ध्यान रखनी है कि वर्ष 1979 के अंदर क्या है ब्रिटेन जैसे कल्याणकारी जो राज्य है उन्होंने भी क्या है आर्थिक उदारीकरण के मार्ग को है अपना लिया, जिसको क्या है आपके मार्गरेट थैचर और रिगनवाद की नीतियों से भी जाना जाता है, जिसके एफ नोजिक बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं। यदि हम क्या समाजवाद के तीसरे मार्ग की बात करें या जिसको क्या है नव संशोधनवाद के नाम से भी जाना जाता है। 1980 के दशक के अंदर क्या है दशक के जो बाद है जो खास करके जो साम्यवादी जो समाजवादी दल थी उन्होंने क्या है अपना एक सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया। और अपने सुधारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या है उन्होंने जो परंपरागत जो साम्य समाजवादी थे उसकी जो अवधारणा थी उसके अंदर क्या महत्वपूर्ण उन्होंने परिवर्तन किए। और व्यवहारिक रूप में उन्होंने क्या जो तीसरा जो मार्ग है इसका जो प्रयोग है वह अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा व ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के द्वारा किया गया। और इसी के साथ बहुत सारे जो अन्य राज्य थे उन्होंने भी क्या तीसरा जो मार्ग है उसको स्वीकार किया, जैसे नीदरलैंड थे, इटली थे, न्यूजीलैंड व जर्मनी ने भी नव संशोधनवाद या तीसरे मार्ग की जो नीतियां हैं उनको अपने राज्यों के अंदर क्या है उसको स्वीकार करने का काम किया। नव संशोधनवादियों पर क्या है अनेक विचारधाराओं का प्रभाव था, जिसमें क्या सामाजिक लोकतंत्र की बात हो, आर्थिक उदारवाद की बात हो, समुदायवाद व सामाजिक रूढ़िवाद का भी इनके ऊपर क्या है बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा या बहुत बड़ा प्रमुख प्रभाव इनके ऊपर रहा। ये जो तीसरा जो मार्ग हम कह रहे हैं या नव संशोधनवाद जो कह रहे हैं ये कोई व्यवस्थित विचारधारा नहीं है अपने आप में, बल्कि अपितु ये विभिन्न विचारों का अपने आप में एक समन्वय है। इनका जो दृष्टिकोण है ये क्या अत्यंत व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, इसलिए ये किसी भी नए वैचारिक व्यवस्था के जो बजाय है व्यवहारिक नीतियां व उनके समाधान पर क्या बल देने का काम करते हैं। तीसरे जो मार्ग की बात है ये नव उदारवाद या पूंजीवाद व परंपरागत समाजवाद के मध्य का क्या है मार्ग है। और ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी है जिसने वर्ष 1995 में अपने दल के संविधान के अंदर क्या है जो गतिशील जो बाजारवाद अर्थव्यवस्था को क्या उन्होंने भी स्वीकार करने का काम किया। अतः जो तीसरे मार्ग का जो समर्थक है वह नव उदारवादी व की नीतियों व बाजारवादी व्यवस्था को क्या स्वीकार करते हैं, और इसी के माध्यम से क्या है ये जो सामुदायिक भलाई प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरे मार्ग का जो मूल बल है वह समुदाय व नैतिक उत्तरदायित्व पर है। इसके लिए क्या है समुदाय इसके अनुसार समाज में सहयोग व बंधुत्व आवश्यक है या जरूरी है। अतः ये नव उदारवादियों की नैतिक मान्यताओं को क्या है अणुवादी समाज का क्या है खंडन करते हैं, परंतु जो नव उदारवादियों ने क्या है जो आर्थिक मान्यता को क्या है उसको स्वीकार करने का काम
किया है। तीसरे मार्ग के अंदर क्या जो समाजवाद के जो संघर्षात्मक या दृष्टिकोण के जो बजाय है वह सहमति पर इसके अंदर बल दिया जाता है। और ज्ञान आधारित जो अर्थव्यवस्था है वह ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के क्या है वस्तुओं के वितरण के वजह क्या है ये लोगों की क्षमताओं व कुशलता में वृद्धि करने की आवश्यकता को क्या महसूस करते हैं। इनके अनुसार सभी को क्या है अवसर की समानता मिलनी चाहिए और सभी को क्या है सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें लोगों में क्या है आत्मनिर्भरता या सेल्फ इंडिपेंडेंट की जो फीलिंग है का उसका विकास हो सके। परंतु पर जो तीसरा जो मार्ग है ये उत्तर और दक्षिण से क्या है अपने आप में अलग है। और ये जो समाज है अवसर की समानता और लोगों की विशेष प्रतिभाओं को बनाए रखने का क्या है ये समर्थक है। परंतु इसके साथ साथ ये सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए जिससे उनकी क्षमता में क्या हो वृद्धि हो। इसलिए ये अपने आप में नव उदारवादियों की इस मान्यता का भी खंडन करते हैं कि सभी व्यक्तियों को क्या है खुला या अकेला छोड़ दिया जाए। यह समाजवाद की उन मान्यताओं के भी विरोधी है जिसमें राज्य के द्वारा क्या है व्यक्ति का जन्म से लेके क्या है मृत्यु तक क्या कल्याण किया जाता है। इस बात के भी वह जो नव संशोधनवाद या तीसरा मार्ग है वो बहुत बड़ी इसके क्रिटिसाइजर रहे। तीसरे मार्ग की जो मूल मान्यताएं हैं वह राज्य के द्वारा क्या सामाजिक निवेश होना चाहिए जिसमें आधार अर्थव्यवस्था की जो आधारभूत संरचनाओं का क्या होगा विकास होगा और लोगों के ज्ञान और कुशलता के अंदर क्या होगी वृद्धि होगी। और गिडिंस ने ये कहा गिडिंस ने क्या है उत्पादन में वृद्धि व उत्पादन में प्रतिस्पर्धा का क्या उन्होंने समर्थन किया है। और राज्य का जो मूल कार्य है वह लोगों की अभिवृद्धि मूल्य व ज्ञान को बढ़ावा देना है। अतः राज्य का जो कार्य है वह केवल वस्तुएं प्रदान करना ही नहीं है। यदि समाजवाद की आलोचना की हम बात करें इसको क्रिटिसाइज जिस आधारों पर किया गया है तो वह बहुत सारे जो क्रिटिसाइजर है वह इस बात की एडवोकेसी करते हैं कि जो मानव स्वभाव है वह अपने हितों के द्वारा क्या होता है संचालित होता है, उसके ऊपर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति का जो उद्देश्य है समुदाय व समाज के क्या है कल्याण के बजाय क्या अपनी भलाई पर ही अधिक होता है। ऐसा जो क्रिटिसाइजर है उनका तरफ से ये आर्गुमेंट रहा है। सेकंड जो स्पेंसर क्या कह रहे हैं कि जो समाजवाद है वह क्या दास्ता का दूसरा नाम है तथा समाजवाद में जो प्रत्येक व्यक्ति है वह समुदाय का दास होता है। जो समाज के अंदर क्या जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको क्या इंडिपेंडेंट जो लिबर्टी है वह ना के बराबर रहती है, ऐसा स्पेंसर का मानना रहा है। समाजवाद के अंदर क्या जो आर्थिक प्रणाली का जो नियंत्रण है एक केंद्रीय सत्ता के द्वारा किया जाता है। इसलिए व्यक्ति की जो स्वायत्तता है वह क्या है अपने आप में समाजवाद के अंदर क्या है व्यक्ति की स्वायत्तता और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका क्या है इसके अंदर दमन किया जाता है। तो आज की चर्चा के अंदर हमने समाजवाद के बारे के अंदर या समाजवाद के एक जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के तहत या राजनीतिक अवधारणा के अंदर जिस भी तरह की जो चर्चा हो सकती थी जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण थी उस चर्चा को आज हमने कर लिया है। और इस जो ये हमारी जो वीडियो की जो सीरीज है इसका हमारा ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य यही रहा है कि एक न्यूट्रल मतलब एक टीचर की बात और एक स्टूडेंट की बात यूपीएससी का जो एस्पिरेंट्स है जो यूजीसी नेट सेट की जो तैयारी कर रहा है जो कॉलेज कैडर की जो तैयारी कर रहा है पीजीटी की तैयारी कर रहा है बाकी बहुत सारे वनडे एग्जाम्स जहाँ जो राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है वो क्या बहुत महत्वपूर्ण है जो या जो प्रश्न वहाँ से आने की संभावना रहती है। हमारा मेन उद्देश्य यही इस सीरीज़ का रहता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपकी जो तैयारी है उसको क्या बेहतर किया जा सके। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आज की इस चर्चा से आपको अपनी परीक्षा के अंदर क्या ज़रूर फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।